नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें से आज हमारी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज से आपकी पॉलिटी क्लास 6 की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि अब हिस्ट्री लगभग 90% ख़त्म हो गई है। क्लास 8 के 6 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं, 7, 8, 9, 10 4 चैप्टर बचे हैं। उसके बाद हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी में क्लास 7th पढ़ाया जा रहा है। क्लास 7th खत्म हो जाएगा और क्लास 8th में केवल 6 चैप्टर हैं। क्लास 7th खत्म होने वाला है और क्लास 8th में केवल 6 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 चैप्टर बहुत छोटे हैं, एक मैप का है, एक चैप्टर और छोटा है, मतलब 4 चैप्टर उसमें इंपॉर्टेंट है। तो लगभग ज्योग्राफी हमारी 70% खत्म हो गई है और हिस्ट्री लगभग खत्म हो गई है। 4 चैप्टर और पढ़ा देंगे, 4 दिन बाद हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी और पॉलिटी की क्लासेस अब स्टार्ट होंगी। पॉलिटी क्लासेस कैसे चलेंगी? पॉलिटी क्लासेस ऐसे चलेंगी कि पॉलिटी में बहुत कम टॉपिक दिए हैं, बहुत कम टॉपिक। अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको 10 पेज में इसके पूरे 6 to 8 के नोट्स बन जाएंगे, 10 ही पेज में। 10 पेज मतलब कि दोनों तरफ मिला के 10 पेज अगर देखेंगे और एक तरफ 20 पेज। तो पॉलिटी में बहुत कम टॉपिक्स दिए गए हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे? एक दिन में 2-2 चैप्टर्स भी पढ़ेंगे। जिसमें ज़्यादा टॉपिक होंगे एक चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें कम टॉपिक होंगे हम 2-2, 3-3 चैप्टर को एक साथ ही पढ़ लेंगे। तो साथ ही अब इसके बाद क्या होगा? अब आपका एक प्रश्न ये भी बनेगा कि पॉलिटी के बाद क्या होगा। तो पहली बात तो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जब खत्म हो गई तो उसके बाद क्या होगा कि आप एसएसटी का टर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। एसएसटी में जो आपका 60 नंबर का प्रश्न बनता है, 20 उसमें पेडागॉजी ही होता है, 40 नंबर में आप लगभग 30 नंबर तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करेंगे? चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर लेंगे। चैप्टर वाइज क्या? पूरा क्लास 6 की हिस्ट्री की एक वीडियो होगी एमसीक्यूज की। क्लास 6 में हिस्ट्री में जितना होगा, क्लास 6 ज्योग्राफी की एक वीडियो हो जाएगी, क्लास 6 पॉलिटी की। उसके बाद मतलब 9 वीडियो ऐसी आएंगी, 9 वीडियो कैसी आएंगी? 9 वीडियो ऐसी आएंगी। क्लास 6 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की आ जाएगी। क्लास 6 हिस्ट्री में जो 11 चैप्टर हैं सबके एमसीक्यूज आ जाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, फिर क्लास 7 की भी ऐसे और क्लास 8 की भी ऐसे। इसके बाद हम एमसीक्यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा अब आगे का प्लान होगा। चलिए अब ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, फिलहाल आज की क्लास देखते हैं, जिसमें आज हम पॉलिटी की पहली इकाई को पढ़ेंगे क्लास 6 में, जिसका नाम क्या है? विविधता। इसमें विविधता पहली इकाई है और इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं क्या है। पहला चैप्टर है विविधता की समझ। पहला चैप्टर क्या है? विविधता का समझ। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है। पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें एक कहानी बताई गई है, समीर 1 और समीर 2 करके बताई गई। समीर 1 और समीर 2 के मतलब क्या है कि इसमें एक समीर हिंदू था, एक समीर मुस्लिम था। उसमें क्या विविधताएं कैसी थी, क्या क्या अंतर था, ये बताया गया है। और यह कहानी किस पर आधारित है, यह अगर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें कहानी से थोड़ी ना प्रश्न बनेगा। प्रश्न कैसा बन सकता है कि यह जो कहानी पॉलिटी के चैप्टर नंबर 1 में बताई गई थी, समीर 1 और समीर 2 वाली, यह किस पर आधारित है? पोइली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, द लाइट्स चेंज्ड। और अगर प्रश्न बनेगा कि द लाइट्स चेंज्ड किसकी बुक है, द लाइट्स चेंज्ड किसकी बुक है, तो वह किसकी है? पोइली सेनगुप्ता की बुक है। नोट कर लीजिएगा, द लाइट्स चेंज्ड पोइली सेनगुप्ता की बुक है। आगे देखते हैं, आगे अगला पॉइंट इसमें क्या है। आगे अब लद्दाख के बारे में बताया गया। लद्दाख के बारे में बताया गया। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका। ध्यान रखिएगा, लद्दाख जो है वह जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। यहाँ खेती बहुत कम होती है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। और क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि यह मैंने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि यह छायावृष्टि क्षेत्र में पड़ता है, या हिमालय की पहाड़ियों के कारण यहाँ छायावृष्टि हो जाती है। मतलब यहाँ जो हवाएं हैं वह टकरा के बारिश नहीं कर पाती हैं, इधर बारिश करा देती हैं, और ये छायावृष्टि होने के कारण यहाँ बारिश नहीं होती, इसलिए यहाँ बारिश बहुत कम होती है। आगे क्या दिया गया है कि यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। तो यह इलाका हर वर्ष बहुत समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम ही पेड़ उगते हैं क्योंकि काफ़ी समय तक बर्फ़ से यह क्षेत्र ढका रहता है, इसलिए यहाँ बहुत कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। तो पीने के पानी के लिए क्या होता है, जो गर्मी में बर्फ़ पिघलती है लोग उस पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं। यहाँ के लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक अब आ रहा है ये ईबीएस में भी पूछा जाता है। ये ईबीएस में पूछा जाता है कि यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। इससे क्या होता है? पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए इसे पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। यह ऊन जो होता
होता है बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है और इसकी जो शॉल बनाई जाती है उसे हाथ के ही बुनकर बनाया जाता है, इसलिए यह शॉल बड़ी महंगी बिकती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो लद्दाख के लोग क्या करते हैं, इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और वहाँ कश्मीर के व्यापारी इस शॉल को बनाते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। मुख्यतः जो होता है कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बुनी जाती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो पशु होते हैं और पशु आधारित जो उत्पाद होते हैं उसे ही खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक रहते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय होती हैं, बकरियाँ होती हैं और याक भी होते हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं था कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया। लद्दाख जो है वह व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं, क्योंकि यहाँ घाटियाँ कई हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। और इन घाटियों से क्या होता था कि मध्य एशिया के जो लोग होते थे वह तिब्बत में पहुँचते थे। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनेगा लद्दाख की जो घाटियाँ हैं वह किस किस क्षेत्र को जोड़ती हैं, तो मध्य एशिया को तिब्बत से जोड़ देती हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। मतलब ये क्या था, व्यापार मार्ग भी था। मध्य एशिया के लोग तिब्बत इसी रास्ते से जाते थे। आगे देखते हैं, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ध्यान रखिएगा, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। और एक इम्पॉर्टेंट, लद्दाख में ही क्या होता है कि बौद्ध मठ जो होते हैं अपने परंपरागत रूप में अर्थात गोम्पा में होते हैं, गोम्पा रूप में होते हैं ना, मैंने पढ़ाया था। ध्यान रखिएगा, लद्दाख में ही जो बौद्ध मठ होते हैं अपने परंपरागत रूप में होते हैं जिसे गोम्पा कहा जाता है। आगे देखते हैं, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और ज्योग्राफी में क्या बताया था, किसे खापाचान भी कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, खापाचान भी कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, खापाचान भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि करीब 400 साल पहले यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। ध्यान रखिएगा, करीब 400 साल पहले लोगों का इस्लाम धर्म से यहाँ परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। ध्यान रखिएगा, लद्दाख में मुख्यतः दो धर्म के लोग रहते हैं, एक बौद्ध होते हैं, एक मुसलमान। तो 400 वर्ष पूर्व इस्लाम यहाँ पहुँचा था और अब क्या है कि अब वहाँ अच्छी खासी मात्रा में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। ध्यान रखिएगा, लद्दाख में क्या है, गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है PYQ है, केसर सागा क्या है, तो तिब्बत का ग्रंथ है, क्या है, मौखिक संग्रह है। मौखिक संग्रह गीत का है और यह लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और यह तिब्बत का है। केसर सागा क्या है, मौखिक गीत संग्रह है और यह तिब्बत का है और लद्दाख में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग गाते हैं और नाटक भी खेलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको नोट कर लीजिएगा। केसर सागा तो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन भी है। ध्यान रखिएगा, केसर सागा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पश्मीना शॉल से आपको पता ही है, आप अगर PYQ लगाए होंगे तो EBS में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं, आगे अब केरल के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उसको देखते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। ध्यान रखिएगा, केरल कहाँ है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। ध्यान रखिएगा, केरल जो है एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ पहाड़ियों से दूसरी तरफ से घिरा है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन पहाड़ियों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि। आगे देखते हैं, इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। ध्यान रखिएगा, इन मसालों के कारण क्या हुआ कि व्यापार बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ, व्यापारियों के नज़र में आ गया केरल। आगे है कि सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल पहुंचे। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनेगा कि कौन से व्यापारी सबसे पहले आए तो अरबी और यहूदी जो थे वह केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। ध्यान रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है, संत थॉमस को जाता है, जो कौन थे, ईसा मसीह के धर्मदूत थे और लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे, अरब से भी कई व्यापारी आकर यहाँ बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, इब्न बतूता भी यहाँ आया था और करीब 700 साल पहले आया था। अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। तो
इब्न बतूता जो केरल आया था उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा कि मुसलमान की यहाँ बड़ी इज्जत है। वास्को डिगामा भी आया था। वास्को डिगामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो वास्को डिगामा जब केरल के कालीकट पे पहुंचा था, ध्यान रखिएगा, केरल के कालीकट तट पे पहुंचा था और तभी क्या हुआ कि तभी समुद्री मार्ग भारत का पता चला। इसको ध्यान रखिएगा, तब भारत को समुद्री रास्ता पता चला यूरोप से भारत आने का। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं और जो लोग आते थे वे अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए भी उनका एक उद्देश्य होता था। इसलिए क्या हुआ कि केरल में विभिन्न धर्म के लोग वर्तमान में देखे जा सकते हैं, जैसे कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध भी शामिल है इसमें। ध्यान रखिएगा, इसमें विभिन्न धर्म के लोग केरल में रहते हैं। आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीन के व्यापारी भी केरल आए। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। ध्यान रखिए, चीन के व्यापारी भी यहाँ आए और इसके प्रमाण कैसे है कि यहाँ एक विशेष प्रकार के क्या मिलते हैं, जाल मिलते हैं, जिसे चीना वाला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, चीना वाला कहा जाता है, चीना वाला कहा जाता है। और तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहा जाता है और तलने के लिए जो बर्तन यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। तो चीन शब्द इसमें क्या बता रहा है कि इन चीज़ों की उत्पत्ति कहाँ हुई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीन के व्यापारी भी यहाँ आए थे, जिसके साथ मिलते हैं कहाँ, चीना वाला नामक चीनी जाल से मिलते हैं और चीना चट्टी नामक जो बर्तन में इस्तेमाल होता है। और चीन शब्द हमें यह बताता है कि इन चीज़ों की उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ध्यान रखिएगा, केरल की जो उपजाऊ जमीन है और जलवायु है वह चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल ही खाते हैं और यहाँ अधिकतर मछली, सब्जी और चावल ही खाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे एक पॉइंट लिखा गया है, केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। तो ओणम त्यौहार अगर पूछा जाएगा, ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। इसमें नौका दौड़ भी होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होती है, नौका दौड़ भी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे अब इसमें ये कविता दी गई है, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। इसको नोट कर लीजिएगा, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। यह कविता कब गाई गई थी, इसके बारे में भी आप आगे देखेंगे कि यह कविता कब गाई गई थी। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, ये देखिए, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। ध्यान रखिएगा, यह गीत कब गाया गया था, अमृतसर में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके बाद गाया गया था। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, अगर पूछा जाएगा दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना यह गाना कब गाया गया था, तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद यह गाना गाया गया था। अगला पॉइंट है हमारा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर पूछेगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर भारत की खोज पूछेगा, तो यह बुक किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। और उसमें उन्होंने क्या बताया है, अगर कथन भी पूछ सकता है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इससे विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल की बुक कौन सी है, भारत की खोज या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने क्या कहा है कि भारतीय एकता जो है वह बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह उनके अंदर बहुत गहराई में है, जिससे अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। जिसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रथाओं को भी स्वीकार करने की भावना है और विश्वास को भी। इससे विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे इसमें अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता को ही एक अभिव्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रगान भी है उसमें तो विभिन्न नदियों के नाम आते हैं ना, विभिन्न राज्यों के नाम आते हैं। तो यह क्या दिखाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता को ही एक अभिव्यक्त करता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह पॉलिटी का पहला चैप्टर जो है उसका सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।